गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर फ़िलॉसफ़ी की क्लास में फ़िलॉसफ़ी का फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी पढ़ेंगे। इसमें हमने लास्ट क्लास में आधुनिक दर्शन शुरू किया था और आधुनिक दर्शन में हमने डेकार्त को सबसे पहले दार्शनिक के तौर पे लिया था। डेकार्त एक बुद्धिवादी दार्शनिक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बुद्धिवाद क्या होता है, मैंने ये भी बताया था अनुभववाद क्या होता है। ये दोनों ऐसे कंसेप्ट हैं जिन्हें जानना आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। डेकार्त एक बुद्धिवादी दार्शनिक है, तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि बुद्धिवाद क्या होता है। बुद्धिवाद एक ऐसी अवधारणा है जो ये मानती है कि ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन बुद्धि है। अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जो प्रमाणिक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो ज्ञान हमको बुद्धि से प्राप्त होता है। अनुभव से प्राप्त होने वाला ज्ञान उतना प्रमाणिक ज्ञान नहीं है। हमने ये देखा था कि डेकार्त के अनुसार ज्ञान के कौन कौन से प्रकार हैं। डेकार्त की संशयात्मक पद्धति हमने देखी थी। इसके बाद डेकार्त ने एक ऐसा कथन खोज निकाला था जिस पर संशय नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डेकार्त ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता था जो सुस्पष्ट हो, सुभिन्न हो, सार्वभौमिक हो, जिस पे संशय ना कर सके, जो गणित की तरह हो, प्रमाणिक हो। तो उन्होंने मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ ये कथन निकाला और इसी के आधार पर फिर उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्थापित किया। इसी के आधार पर उन्होंने आत्मा की सत्ता को स्थापित किया और इसी कथन को आधार बनाकर वो ये कहते हैं कि जितने जो प्रमाणिक और सत्य ज्ञान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आज जिस समस्या पर हम बात करेंगे वो डेकार्त और उससे पहले भी पश्चिमी दर्शन में बराबर उठती रही है। वो समस्या है शरीर और मन के बीच संबंध की समस्या। डेकार्त ने शरीर और मन के संबंध के लिए जो सिद्धांत दिया उसे क्रिया प्रतिक्रियावाद सिद्धांत कहा जाता है। इंटरैक्शनलिज्म इस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये शरीर और मन के संबंध की जो समस्या है ये कोई नई समस्या नहीं है। ये जब से पश्चिमी दर्शन शुरू होता है तब से ये समस्या जड़ और चेतन के संबंध की समस्या के तौर पे उठती है और बनी रहती है। पहले ये माना जाता है, ये बहुत और बेसिक में हम चले जाएंगे तो समस्या वही है कि जड़ मतलब भौतिक पदार्थ और चेतना, इनके बीच में संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। अब ये दोनों एक दूसरे से विपरीत मानी गई। मतलब पश्चिमी दर्शन में ये मान लिया गया कि भौतिक पदार्थ या जड़ एकदम अलग प्रकृति है और चेतना की एकदम अलग प्रकृति है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों आत्मनिर्भर हैं। तो अब इनके बीच में संबंध की स्थापना कैसे हो, जबकि इन दोनों के संबंध की व्याख्या के बिना जगत की व्याख्या नहीं की जा सकती। एक उदाहरण इसी तरीके से समझा जा सकता है कि जो हमारा शरीर है वो भौतिक पदार्थ और चेतना के मिश्रण से बना है, या भौतिक पदार्थ और चेतना दोनों हमारे शरीर में रहती है। अब इसकी व्याख्या अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से की है। आज हम ये देखेंगे कि डेकार्त ने इसके बारे में क्या कहा। पहली बात तो डेकार्त ने पश्चिमी दर्शन के प्रारंभ से चली आ रही इस बात को स्वीकार कर लिया कि जड़ और चेतन एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। दोनों की प्रकृति एक दूसरे से अलग है, विपरीत है। ठीक है, जहां जड़ किसी ऐसी चीज के बारे में बात करता है जो निष्क्रिय है, जिसमें प्राण नहीं है, गति नहीं है। दूसरी तरफ चेतना एक ऐसी प्रकृति है जिसमें गति है, जिसमें प्राण है। अब हमारे शरीर में ये दोनों है। जो हमारा शरीर है डेकार्त के अनुसार वो तो जड़ का प्रतिनिधि है, मतलब भौतिक है, और जो हमारा मन है वो चेतना का प्रतीक है, या एक तरीके से कह सकते हैं चेतना का प्रतिनिधि। तो हमारे शरीर में, हमारी काया में देह भी है और मन भी है। इसके बीच संबंध की व्याख्या आप कैसे करोगे, क्योंकि यहां भी भौतिक पदार्थ हो गया, चेतना हो गया। जब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं तो ये एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, या इन्हें कौन जोड़ेगा।
तो डेकार्ट कहता है कहने को तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र है और अपने ऊपर निर्भर है, लेकिन ये दोनों अपने होने के लिए ईश्वर पर निर्भर है। ये कह के डेकार्ट ने एक कोशिश करी और डेकार्ट के शिष्यों ने भी कोशिश करी। लेकिन डेकार्ट जब देह और मन के संबंध की व्याख्या शरीर के संदर्भ में करता है तो वो ये कहता है कि जो आत्मा होती है वो चेतना है जो इस शरीर को चलाती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शरीर एक मशीन की तरह है और चेतना उसे गति प्रदान करती है। आगे जाके स्ट्रॉसन एक फिलॉसफर हुए हैं, समकालीन वेस्टर्न फिलॉसफी में आप स्ट्रॉसन को पढ़ेंगे। डेकार्ट के सिद्धांत के आधार पर उसने जब डेकार्ट के मन शरीर के संबंध को समझने की कोशिश करी तो उसने एक एग्जाम्पल दिया कि डेकार्ट के मन और शरीर के संबंध की व्याख्या बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी मशीन में कोई भूत घुसा है उस मशीन को चलाने के लिए। तो इसे मशीन में प्रेत के सिद्धांत के रूप में एक तरीके से कह सकते हैं पॉपुलैरिटी मिली कि ये शरीर और मन एक दूसरे से इतने अलग बता दिए गए कि इनके संबंध की व्याख्या करना डेकार्ट के लिए बेहद मुश्किल हो गया। फिर भी डेकार्ट ने कोशिश की, डेकार्ट ने ये कोशिश करी। डेकार्ट ने कहा कि जो आत्मा है वो वैसे तो पूरे शरीर में व्याप्त होती है, ठीक है, आप कहीं भी कुछ चुभाएंगे तो आपको दर्द का एहसास होता है वहां पर, इसका मतलब आत्मा तो पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन उसका जो मूल स्थान है वो एक पीनियल ग्लैंड है, ऐसा डेकार्ट ने कहा। और जो पीनियल ग्लैंड होती है वो हमारे शरीर में होती है, हमारे शरीर का जो सबसे ऊपरी भाग है मस्तिष्क, वहां पर होती है पीनियल ग्लैंड, और बहुत छोटा हिस्सा होती है पीनियल ग्लैंड। डेकार्ट कहता है कि ये पीनियल ग्लैंड में आत्मा रहती। जब शरीर कोई हरकत करता है, ठीक है, तो उस हरकत की वजह से शरीर में जो उत्तेजना पैदा होती है उस उत्तेजना का असर पीनियल ग्लैंड में जो आत्मा है उस पर होती है और वो रिएक्ट करती है, उससे उसके अंदर एक भाव पैदा होता है, एक संकल्प पैदा होता है। तो मतलब शरीर ने हरकत करी और प्रतिक्रिया के रूप में आत्मा जो कि पीनियल ग्लैंड में रहती है, जो उसका मूल स्थान पीनियल ग्लैंड है वहां पर रहती है, वो एक रिएक्शन के तौर पे एक संकल्प पैदा करती है कि ऐसा करना है या ऐसा हुआ, ठीक है। अब इसका अपोजिट भी होता है, कभी आत्मा में कोई हरकत होती है और शरीर तक जब वो बात पहुंचती है तो शरीर भी रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए हम किसी बात पर दुखी होते हैं तो हमें हमारा शरीर बहुत थका थका सा बोझिल बोझिल लगता है, हमें उतनी ताकत का एहसास नहीं होता। तो ये दुखी होना या किसी बात पे क्रोधित हो जाना, ये हमारे भाव हैं, मानसिक भाव हैं, इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तो शरीर क्या करता है, निढाल सा होने लगता है, कमजोर होने लगता है। इसलिए कहते हैं डिप्रेशन का असर आपके शरीर पर भी पड़ता है और डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी मानी गई है, ठीक है। तो डेकार्ट ने अपने हिसाब से बता दिया कि पीनियल ग्लैंड एक सूक्ष्म तत्व है या हमारे मस्तिष्क में या हमारे शरीर में एक ऐसी जगह है जहां पर जाके आत्मा और शरीर एक दूसरे से मिल जाते हैं। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध आत्मा और शरीर में होता है। जब शरीर क्रिया करता है तो आत्मा प्रतिक्रिया करती है, आत्मा क्रिया करती है तो शरीर प्रतिक्रिया करता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से डेकार्ट ने इसको समझाने की कोशिश करी। लेकिन डेकार्ट का ये सिद्धांत, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉसन ने सबसे पहले तो इस पर सवाल उठा दिया था, हालांकि डेकार्ट के समकालीन लोगों ने भी इस पर बहुत सवाल उठाए कि शरीर और मन को एक दूसरे से इतना स्वतंत्र मानने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या तो तभी आती है जब आपने इन दोनों को एक दूसरे से एकदम विपरीत मान लिया। जब आप इनको एक दूसरे से एकदम विपरीत मान लेते हैं तब समस्या उठती है कि इनके बीच में संबंध की स्थापना कैसे। तो आप अगर शरीर को एकदम ही जड़ मान लेंगे, जैसे स्ट्रॉसन ने कहा कि आपने उसे एकदम मशीन मान लिया और उसको चलाने के लिए अब आपको किसी की जरूरत है, तो ये शरीर कैसे चल रही है, तो स्ट्रॉसन ने कह दिया बिल्कुल वैसे जैसे मान लीजिए किसी मशीन में कोई भूत घुस गया है और वो उस मशीन को चला रहा है। तो ये एक बात स्ट्रॉसन ने कही। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीनियल ग्लैंड जहां पर वो कहते हैं कि आत्मा रहती है, वो पीनियल ग्लैंड किससे बनी है, क्या वो शरीर का हिस्सा है या वो सिर्फ चेतना है, आपकी कल्पना है। तो यहां पर भी एक मसला खड़ा हो जाता है कि पीनियल ग्लैंड अपने आप में क्या है, शरीर है कि आत्मा। तो यहां पर भी फिर डेकार्ट जवाब नहीं दे पाते। इसके अलावा फिर वही बात उठती है कि दोनों को एक दूसरे से इतना विपरीत मानने की क्या जरूरत है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि जड़ और चेतन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत नहीं है, एक ही चीज है, वो है ऊर्जा।
ऊर्जा ही चेतना के रूप में कन्वर्ट होती है, ऊर्जा ही भौतिक पदार्थ के रूप में कन्वर्ट होती है। विज्ञान ने इन दोनों को एक दूसरे से विपरीत नहीं माना है और इसका खंडन कर दिया है। जैसे आइंस्टीन ने भी बताया E बराबर mc², मतलब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्रह्मांड के शुरू में जितनी एनर्जी थी उतना ही मास था, मतलब जितना वजन था, द्रव्यमान था, उतनी ही ऊर्जा थी। और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे जब हम इस दुनिया में नहीं थे तो हम कहाँ थे? ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान एक तो मर जाता है तो जला दिया जाता है, तो कार्बन के रूप में, भाप के रूप में वो वहां मौजूद होता है। फिर जब वो पैदा होता है तो कुछ स्पर्म से जो फ्यूजन होता है उससे वो पैदा होता है, तो इससे पहले वो उसके रूप में रहता है। तो वो पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होता। जो वास्तविकता है वो कन्वर्जन की है, कि एनर्जी और मास का कन्वर्जन होता है, मतलब वो बदल जाते हैं, सिर्फ अपना रूप बदलते हैं। ये वास्तविकता है, ये एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। लेकिन डेकार्ट ने अपने समय के हिसाब से जितना चिंतन किया वो मौलिक था और उसे समझाने की पूरी कोशिश करी। और पीनियल ग्लैंड सच में हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा होती है जो काम आती है। ये मस्तिष्क का ही एक पार्ट होती है, लेकिन वहां पर आत्मा नहीं रहती, जैसा डेकार्ट ने बताने की कोशिश करी थी। एक डेकार्ट ने जब शरीर को एकदम स्वतंत्र बना दिया तो इसका एक फायदा उस समय ये हुआ कि चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस को एक गति मिली। लोगों ने शरीर पर कार्य करना शुरू कर दिया, मतलब शरीर को काटा जा सकता है, मतलब शरीर को उसने इतना जड़ पदार्थ बना दिया कि जैसे हम जड़ पदार्थ मॉडिफाई करते हैं, जैसे लकड़ी लेके कभी टेबल बना दिया, कभी कुर्सी बना दिया, लोहे से आप कुछ भी बना लीजिए। वैसे ही जब डेकार्त ने ये कहा कि जो शरीर है वो जड़ का प्रतिनिधि है और आत्मा से एकदम स्वतंत्र है, तो मेडिकल साइंस ने वहां तरक्की करनी शुरू करी। क्योंकि डॉक्टर्स ने उस समय जो भी पढ़ते थे चिकित्सा, उन लोगों ने शरीर पर काम करना शुरू किया कि यहाँ पर काट कर देखे क्या होता है, वहां पर काट कर देखते हैं क्या होता है। तो इससे मेडिकल साइंस को गति मिली। तो डेकार्त का योगदान है, भले ही हम ये कह सकते हैं कि मन और शरीर की व्याख्या करने में डेकार्त भले ही असफल रह गया हो, लेकिन चिकित्सा विज्ञान में उसने अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगली क्लास में हम डेकार्त के ईश्वर संबंधी विचार पढ़ेंगे और डेकार्त को खत्म करेंगे, मतलब इस फिलोसफर को पूरा करके जो नेक्स्ट फिलोसफर हैं हमारे स्पिनोजा, उसको शुरू करेंगे। थैंक्स।